हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में अभी हमने रिसेंटली डाटा स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट की है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश ये किया करेंगे जो आप सीखते हैं वो आगे लोगों को सिखाएँ, हमारी वीडियोज़ उनके साथ शेयर करके, या फिर जो आपके फेलोज़ हैं उनको के कंसेप्ट उनके साथ बैठ के क्लियर करवाएं। अगर आपके कंसेप्ट हमारी वीडियोस को देख के क्लियर हुए हैं तो इस तरीके से नॉलेज को आगे शेयर करते रहा करें, ताकि इस तरीके से आप लोगों का अपना नॉलेज भी बढ़ता रहे। तो वो प्लेलिस्ट तो आज ख़त्म हो चुकी थी। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डॉट नेट 6 के ऊपर है। सबसे पहले डॉट नेट 6 क्या है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये क्या है सब कुछ, इसके बारे में सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बता दूं कि ये प्लेलिस्ट जो है वेब डेवलपमेंट की होने वाली है, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, जो प्लेटफॉर्म हम सीखेंगे वो है डॉट नेट 6, ठीक है। अब ये डॉट नेट 6 क्या है, बेसिकली ये जो 6 है, ये डॉट नेट 6 है, ये 6th वर्जन है डॉट नेट का। अब ये डॉट नेट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम आज लेंगे और डॉट नेट के बारे में हम मुकम्मल समझेंगे, और डॉट नेट किस तरीके से शुरू हुआ और किसने इसको बनाया और ये क्या क्या कर सकता है, और डॉट नेट से लेकर इसके फर्स्ट वर्जन से लेकर डॉट नेट 6 तक हम किस तरीके से पहुँचे, ये सारी की सारी डिटेल आज के इस लेक्चर में आपको देने वाला हूँ। और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे और इसके अंदर हम डॉट नेट 6 को इस्तेमाल करते हुए एक इंटरेस्टिंग सी साइट भी बनाएंगे। तो चलें हम आगे चलते हैं और इस डॉट नेट के जो आपका जो स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे हैं, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, तो उसको समझने के लिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेमवर्क को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको थोड़ा सा पुरसुकून होके, जल्दबाजी किए बगैर मेरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग के समझना होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेस बन जाएगी तो चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह है कि आपको थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी, पुरसुकून रह के बगैर वीडियो को आगे किए सुनना है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद, इस वीडियो को सुन लेने के बाद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से क्लियर होती हैं। अभी आपका स्टेटस हो सकता है आप डॉट नेट को लेके कंफ्यूज हो, डॉट नेट 6 को लेके कंफ्यूज हो, फ्रेमवर्क को लेके कंफ्यूज हो, डॉट नेट फ्रेमवर्क को लेके कंफ्यूज हो, लेकिन ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के एंड पे ख़त्म हो चुकी होंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले फ्रेमवर्क होता क्या है, बाकी सारी बातें तो बात की हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है। सो अ फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये एक पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आप जब कोई नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो आपको ये उसकी फाउंडेशन के तौर पे, उसकी बुनियाद के तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करता है, ये फाउंडेशन जो बनी हुई होती है ये किस तरीके से हेल्प करती है, फ्रेमवर्क के नाम की फाउंडेशन जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई मौजूद होती हैं। वो तमाम बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करनी है, वो इसके अंदर पहले से बनी बनाई पड़ी होती हैं, और आप उनको यूज़ कर देते हैं बेसिक लेवल पे। और उसके बाद आप अपना फोकस जो है मैन हाई लेवल के जो आपके काम है उनकी तरफ रखते हैं, बाकी छोटे मोटे काम फ्रेमवर्क संभाल लेता है। और इस तरीके से आपको बिल्कुल ज़ीरो से किसी भी काम को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर जो मैं वर्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे जो सिनेरियो है इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, और स्पेसिफिकली इस प्लेलिस्ट के सिनेरियो में देखें तो वो एक वेबसाइट हो सकती है, एक वेब एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारी जो बेसिक लेवल की चीज़ें जो हम नॉर्मली खुद से कर रहे होते हैं, जब हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो वो उसमें बनी बनाई मिल जाती हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क ये जानता है कि किसी भी साइट को बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हर इंसान कर रहा होता है। तो जब वो हर किसी ने करनी ही है तो फ्रेमवर्क ये कहता है कि वो मैं ही क्यों ना करके दे दूं आप लोगों को, आप डायरेक्ट अपने मेन काम की तरफ फोकस करें। तो जब भी आप ये चाहते हैं कि आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज़ बनी बनाई मिल जाए, आपको ज़ीरो से कोडिंग स्टार्ट ना करनी पड़े, तो आप किसी एक फ्रेमवर्क को चूज़ कर लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रेमवर्क जो है वो डॉट नेट के नाम से है।
अब हम चलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड यूज्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प एंड वीबी और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क तो आपको समझ आ गया। अब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम उसने डॉट नेट फ्रेमवर्क रखा। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है, ये वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाने के लिए यूज़ होता है, ये डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स को भी लिखने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करता है वो सी शार्प और विजुअल बेसिक जैसी हैं। अब मैंने अगर सी शार्प और विजुअल बेसिक का नाम लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चलती। डॉट नेट फ्रेमवर्क कम से कम भी 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। उसमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई हैं, यानी कि उसी कंपनी ने बनाई हैं जिसने डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो नहीं बनाई लेकिन स्टिल उनकी सपोर्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क में मौजूद है। सी शार्प और विजुअल बेसिक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई हैं और ये इनमें से भी सी शार्प पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फेमस है डॉट नेट के ऊपर काम करने के लिए। हम सी शार्प ही यूज़ करेंगे अपने इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। We mention word .NET in front of all languages which work on the .NET platform like C# .NET and VB.NET। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और माइक्रोसॉफ्ट के ही बने हुए प्लेटफॉर्म यानी कि .NET पे काम करती है, आप हमेशा उस लैंग्वेज के नाम के आगे .NET वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कभी भी सी शार्प नहीं लिखते, जब हमने प्रॉपर नाम लिखना होता है तो हम C# .NET लिखते हैं। दैट मीन्स कि ये लैंग्वेज डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च हुआ था अपने वर्जन 1.0 के साथ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 2002 में। उसके बाद इसके मुख्तलिफ किस्म के वर्जन आते चले गए और आपके सामने टेबल में इसकी वर्जन हिस्ट्री मुकम्मल आपको नज़र आ रही होगी। 1.0 2002 में, 1.1 2003 में, 2.0 2005 में एंड सो ऑन, इस तरीके से करते करते 4.8 तक गए 2019 तक, यानी कि 2019 के अंदर इसका डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन 4.8 आ गया। लेकिन ये प्लेलिस्ट आप इस वक्त जो देख रहे हैं या फिर मैं जिस टाइम बना रहा हूँ ये 2022 है, ठीक है। अब इस वक्त का जिक्र क्यों नहीं है? 2019 के बाद के बाकी साल कहाँ गए? 20 कहाँ गया, 21 कहाँ गया, 22 कहाँ गया? ये आगे जाके आपको पता चलेगा। लिस्ट ऑफ सपोर्टेड एंड आउट ऑफ सपोर्ट वर्जन्स, ठीक है ना, ये एक लिंक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर आपको तमाम उन फ्रेमवर्क ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के तमाम वर्जन की डिटेल मिल जाएगी, जिसमें से कुछ वर्जन की सपोर्ट अभी भी है और कुछ पुराने होने की वजह से बंद कर दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस लिंक पे कैसे क्लिक करें या फिर ये फाइल जिससे सर पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से मिलेगी? तो डोंट वरी, इन सब चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपने करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है फेसबुक का, उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं हर चीज़ वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी मैं वीडियो के अंदर रिसोर्सेज बताता हूँ सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ये जितने नोट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी न किसी लिंक की सूरत में, किसी न किसी फाइल की सूरत में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन लाजमी कर लीजिए, बाकी सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। और आगे जितने भी मैं लिंक्स के बारे में जिक्र करूँगा उन सब के बारे में यही बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताई कि आप उसके लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं लेक्चर वीडियो बनाने के 1-2 दिन के बाद ही आपको मैं उसका स्टफ प्रोवाइड करूँगा, या एटलीस्ट 1 दिन के बाद। तो आपने बस क्या करना है कि उस फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है ट्यून रहना है, उसको चेक करते रहना है। अच्छा, 2019 तक 4.8 आ चुका था। अब उसके बाद जब इससे आगे की बात करें तो क्या हुआ कि एक नई चीज़ लॉन्च हो गई, डॉट नेट कोर। अभी तक हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, अब अचानक से एक नई चीज़ आ जाती है मार्केट में, डॉट नेट कोर। ये कौन लेके आया? माइक्रोसॉफ्ट ही लेके आया। और डॉट नेट कोर के आने से बिल्कुल ही सब चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होता है कि आपकी आईटी जो होती है उसके अंदर हमेशा आपकी जो आईटी, ये इट नहीं लिखा हुआ, ये आईटी लिखा हुआ है, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड जिसको कहते हैं, उसमें आईटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में चेंज होती हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जो लॉन्च था डॉट नेट कोर का, उसने क्या किया कि जो डॉट नेट वर्ल्ड थी इसको जो है डॉट नेट कोर ने रीडिफाइन कर दिया,
ठीक है, पूरी मुकम्मल तौर पे एक नई चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। .NET फ्रेमवर्क को कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन .NET कोर ने क्या किया, उसने कहा कि जो पसंद करते हैं उनको तो हम जाने नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि जो नहीं पसंद करते उनको भी हमारी ये दुनिया .NET वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ल्ड पसंद आना शुरू हो जाए। तो इसने IT के अंदर सब चीज़ें जो है रिप्लेस करके रख दी, चेंज करके रख दी। अब है क्या ये .NET कोर? दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ .NET फ्रेमवर्क which is advanced, fast and provides support on multiple प्लेटफॉर्म्स। अब सबसे पहले तो मैं इस बात को आपके सामने डिफाइन करूंगा कि पहली बात ये कि ये एक नया वर्जन है किस चीज़ का, .NET फ्रेमवर्क का, जिसको 2019 तक 4.8 तक हमने देखा पीछे टेबल के अंदर, उसी का एडवांस वर्जन है। अब उसकी खास बात क्या है .NET कोर की, जो एडवांस वर्जन है वो फास्ट है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये लाइट वेट भी है, यानी कि हल्का फुल्का सा है, मेमोरी यूजेज ज़्यादा नहीं करता, और प्रोवाइड सपोर्ट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो आपका .NET फ्रेमवर्क का जो प्लेटफॉर्म था वो डेवलप किया गया था विंडोज़ पे चलने के लिए। उस पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे तो वो ख़ास तौर पे विंडो की सपोर्ट प्रोवाइड करता था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर उसको यूज़ करते हुए आप कोई वेबसाइट बनाते थे तो वो सर्वर जिस पे वो वेबसाइट होस्ट होती थी जाके, वहाँ पे भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी था। लेकिन .NET कोर ने इस लिमिटेशन को हटा दिया और .NET कोर पे बनी हुई साइट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या फिर विंडो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके ऊपर चल सकती है। यानी कि इसने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की सपोर्ट को प्रोवाइड कर दिया, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं बल्कि .NET कोर पे बनने वाले वेबसाइट्स और .NET कोर पे बनने वाले सॉफ्टवेयर्स के लिए है, ठीक है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो एक अलग चैप्टर खुल जाएगा। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन ओपन सोर्स की डिटेल के अंदर आप लोग जाकर ज़रूर देखें, इसको गूगल करके ज़रूर देखें कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि दे रीडिजाइन दिस कंप्लीट फ्रेमवर्क फ्रॉम द स्क्रैच एंड टू मेक इट लाइट एंड सुपर फास्ट दे ओनली एडिड कोर फीचर्स इन इट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, .NET फ्रेमवर्क जो था उसको मुकम्मल तौर पे रीडिज़ाइन किया। अब उस रीडिज़ाइन, बिल्कुल स्क्रैच से जाके रीडिज़ाइन करने से जो नई चीज़ बनी वो लाइट वेट भी थी, फास्ट भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है लेटेस्ट इंजीनियरिंग की गई थी उसके ऊपर। और उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर से अननेसेसरी चीज़ें जो उनको पता चल चुका था .NET फ्रेमवर्क बनाते हुए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती या फिर हर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, उनको उन्होंने क्या किया कि निकाल दिया। और .NET कोर में सिर्फ कोर फीचर्स जो होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, उन्हीं को रखा गया। शायद इसी वजह से इसका नाम भी .NET कोर रखा गया होगा। अब अगर आपको उन कोर फीचर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आप कहाँ से लेंगे? इन्होंने एक नोगेट पैकेज मैनेजर बना दिया, एक पैकेज मैनेजर सिस्टम बना दिया। वहाँ पर क्या है कि आपके तमाम एडिशनल फीचर्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो सब के सब वहाँ पर आपके पास पड़े हुए होते हैं। आपको जो चाहिए आप वहाँ से जाकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंस्टॉल कर लें। अगर कोई नहीं चाहिए फीचर तो वो आप ना इंस्टॉल करें। जबकि .NET फ्रेमवर्क में बहुत सारे फीचर शायद आपको ऐसे भी मिल जाते थे जिन जो होते तो ज़रूर थे आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे, जो कि अननेसेसरी तौर पे आपके प्रोजेक्ट को हैवी बना रहे होते थे। अब इसमें कोर फीचर तो हैं ही, जो एडिशनल फीचर आपको चाहिए तो जो चाहिए वो आप खुद ही जाके पैकेज मैनेजर से जाके एज अ पैकेज लाकर अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा चेंज था। इसके बाद अगर हम .NET कोर की वर्जन हिस्ट्री की बात करें तो हमारा जो वर्जन .NET कोर 1 था वो 2016 में आया। उसके बाद .NET कोर का जो वर्जन था 2 वो 2017 में आया, 3 2019 में आया। उसके बाद .NET 5 2020, .NET 6 2021। अगर आप अभी इस लेक्चर को एक्टिवली सुन रहे हैं तो 2 से 3 चीज़ें आपके माइंड में आई होंगी और आनी भी चाहिए थी कि जब हम अगर ऊपर जाकर देखें तो 4.8 जब 2019 में एंड हो रहा है तो .NET कोर 2016 में कहाँ से आ गया? होना तो ये चाहिए था कि उससे आगे की चीज़ है तो ये 2020 में स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब 4.8 तक वो आ रहे थे और .NET फ्रेमवर्क चल रहा था, उसी के साथ ही कहीं 2016 में इन्होंने
डॉट नेट कोर पे काम करना शुरू कर दिया था। अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क की वर्जन हिस्ट्री जो हमने पहले देखी थी तो उसमें आप देखें 2014 के बाद 2015 है और 2015 के बाद यहाँ पर 2017 है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.6 के बाद जो 4.7 है वो 1 साल के गैप से आया। तो 2016 कहाँ पे कवर हो रहा है? तब वो क्या कर रहे थे? तब वो ये कर रहे थे, वो डॉट नेट कोर 1 बना रहे थे। इन्होंने क्या किया कि उसको चलने दिया और साथ ही एक और नई टेक्नोलॉजी यानी कि डॉट नेट कोर को भी साथ साथ लॉन्च कर दिया। जब भी किसी चीज़ को आपने माइग्रेट करवाना होता है तो आप एकदम से पीछे वाली चीज़ को बंद करके नई चीज़ पे स्विच करने के लिए नहीं कहते, ऐसे कोई भी स्विच नहीं करेगा। लोगों के बड़े बड़े सिस्टम, प्रोफेशनल सिस्टम इसके ऊपर चल रहे होते हैं, अचानक से सारा कुछ बंद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2016 में डॉट नेट कोर 1 लॉन्च कर दिया। इधर वो डॉट नेट फ्रेमवर्क की सपोर्ट देते रहे और साथ साथ वो क्या करते रहे, इधर इसको इम्प्रूव करते चले गए। फिर 2017 में दिया, फिर 2019 में दिया और 2019 में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 आया और इधर डॉट नेट कोर 3 आया। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज हो गई। इससे पहले मैं 2019 तक डॉट नेट कोर 3 लिख रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ से वर्ड कोर हटा दिया है। मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले बताने वाली कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ पर मैंने डॉट नेट कोर 2 के आगे लिखा है कि ये 2017 में लॉन्च हुआ और इसके आगे लिखा 2.1 इज़ LTS, यानी कि डॉट नेट कोर 2 लॉन्च होने के बाद जो इसका स्टेबल वर्जन आप कह लें एक तरीके से 2.1 आया, उसको इन्होंने LTS कर दिया। LTS का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि इस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट 2.1 लेवल पे जो है उसको हम लॉन्ग टर्म तक देते रहेंगे, यानी कि उसकी अपडेट्स देते रहेंगे। फिर इन्होंने 2019 में दोबारा 3 वर्जन निकाला और उसका स्टेबल वर्जन जब 3.1 आया तो उसको भी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ तक क्या हुआ कि 2019 में एक तरफ से आपका लॉन्च हुआ डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 और इसके पैरेलल जो कोर की टेक्नोलॉजी चल रही थी उसका लॉन्च हुआ डॉट नेट कोर 3। और जब ये दोनों चीज़ें लॉन्च हो गई और दोनों एक इक्वल ईयर पे आके खड़े हो गए थे, बिल्कुल साथ खड़े थे, तो इन्होंने ये कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग डॉट नेट कोर को भी जान चुके हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क से उनकी अवेयरनेस पहले ही थी, तो अब हम क्या करते हैं कि डॉट नेट कोर को भी 2019 में स्टॉप करते हैं, डॉट नेट कोर 3 पे लाकर, और डॉट नेट फ्रेमवर्क को भी हम 4.8 पे लाके स्टॉप करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को 2019 में स्टॉप किया गया और 2020 के अंदर इन दोनों को मर्ज करके डॉट नेट 5 के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म निकाल दिया गया ताकि वो अलग अलग चलने वाली चीज़ों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। डॉट नेट 5 2020 में लॉन्च हो गया और उसी के एक साल के बाद 2021 में जो है वो डॉट नेट 6 लॉन्च हो गया, जो कि LTS है, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वो काफ़ी अरसे तक उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे और उसके बाद फिर कहीं डॉट नेट 7 आ जाएगा। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर का मर्जर जो चल रहा है वो डॉट नेट 5 एंड डॉट नेट 6 है और हम अब यहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट करेंगे वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो डॉट नेट 6 है। और हम डॉट नेट 6 तक पहुँचे कैसे, ये मैंने आपको बताना था। और डॉट नेट 5 के टाइम पे मैं चाहता था कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। उसकी 2 रीज़न्स थी कि उस वक्त मैं भी डॉट नेट फ्रेमवर्क से डॉट नेट 5 के डॉट नेट कोर 3 आने के टाइम पे मैंने अपनी माइग्रेशन शुरू की थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉट नेट फ्रेमवर्क से डॉट नेट कोर 3 के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया था, फिर कुछ मसरूफियात की वजह से डिले होता गया। डॉट नेट 5 आने पे मैं मुकम्मल तौर पे इस टेक्नोलॉजी को और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका था, लेकिन क्योंकि डॉट नेट 5 जो है वो LTS नहीं था तो मैंने थोड़ा सा वेट किया कि डॉट नेट 6 आ जाए, वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन होगा, तो उसके ऊपर जाने के बाद हम एक ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करें ताकि आप लोग एक ऐसी चीज़ सीख सकें जो काफ़ी अरसे तक रहेगी और आप उसके ऊपर आगे काम भी कर सकें प्रोफेशनल लेवल पे। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने भी आपको बताई है कि नैम क्यों डॉट नेट कोर से डॉट नेट पे चला गया, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है। मैं दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद एक लिंक नीचे मैंने दिया है और एक लेडी है, उसने बड़ी खूबसूरती से ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट का ये लिंक है और उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो क्लिप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक लेडी थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि डिफरेंस क्या है डॉट नेट कोर, डॉट नेट 5 एंड डॉट नेट
फ्रेमवर्क पे मैं आपको बता चुका हूँ, आप फिर भी एक दफ़ा देख लीजिएगा इसको, तो आपको और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफिशियल्स के थ्रू आपको मेरी बात की वेरिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और लिंक है नीचे, जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट सपोर्ट पॉलिसी फॉर द .NET वर्ल्ड इज़ गिवन इन द लिंक बिलो, यानी कि कौन सा वर्जन कब तक सपोर्टेड रहा और कौन सा वर्जन कब तक सपोर्टेड रहेगा, उसकी पॉलिसी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है वो सारी की सारी इस लिंक में है। आप यहाँ पर जाके जब भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टूल्स यूज फॉर डेवलपमेंट इन .NET वर्ल्ड, हम यहाँ पे कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। लेट्स से जैसे आप C++ पे काम कर रहे होते हैं, तो आल्दो आप C++ के लिए भी वो टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि आप C# के लिए या फिर .NET के प्लेटफॉर्म्स के लिए करेंगे, लेकिन आप जो है स्पेसिफिकली जो आप जैसे C++ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप डेव C++ या टर्बो C++ यूज़ करते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे C++ पढ़ने के लिए। आप पाइथन पे जाते हैं तो पाइथन के भी कुछ खास जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जो है पेचार्म टाइप के, आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म है। तो आपका जो ये कोर्स है, इसके अंदर या फिर .NET वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले टूल्स हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो हम विजुअल स्टूडियो के नाम से एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल, उसी के ऊपर हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उसी के ऊपर हम वेबसाइट्स बनाते हैं। बहुत ही लग्जरी इन्वायरमेंट और बहुत ही रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाला वो टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ। तो हम इस कोर्स के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर भी वही यूज़ कर रहे होंगे, और आप लोगों को मैं बताता भी चलूँ कि आप लोग कोशिश ये करिएगा कि एक दफ़ा इसको देख लें। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट स्पीड स्लो है तो कोशिश ये करें कि नेक्स्ट लेक्चर्स आने से पहले पहले विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड वगैरह कर लें। कोशिश ये करूँगा कि एक ट्यूटोरियल में इसके ऊपर भी बना दूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो विजुअल स्टूडियो एक टूल है जो कि हम इस .NET वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद ये प्रोग्रामिंग का ये टूल हो गया, और डेफिनेटली हमें डेटाबेस सिस्टम भी चाहिए होता है। तो आप बाउंड तो नहीं हो, आप कोई भी डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर सकते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए अपना एक डेटाबेस सिस्टम, एक सर्वर सिस्टम भी बना रखा है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बना रखा है, जिसका नाम है MS SQL सर्वर। ठीक है, आप ये जो है इस्तेमाल करोगे डेटाबेस के तौर पे इस प्लेलिस्ट में, और वैसे भी ये रिकमेंड मैं करूँगा कि आप इसी को यूज़ करें। इनको डाउनलोड करने के लिंक्स कहाँ पर हैं, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ? फेसबुक ग्रुप, जिसका मैंने आपको बार बार जिक्र किया है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि आपको इन विजुअल स्टूडियो या MS SQL सर्वर के पेड जो आपके पेड ऑप्शन है उनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कम्युनिटी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जहां से आप जिनको यूज़ करते हुए आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, MS SQL सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे लिए, हमारे लर्निंग पर्पज़ के लिए वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो हम भी उसी को यूज़ करेंगे, मैं खुद भी उसी को यूज़ करूँगा, और आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको यूज़ करें। और ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि .NET, माइक्रोसॉफ्ट की जो .NET की वर्ल्ड है वो कैसे काम करती है, .NET फ्रेमवर्क क्या था, .NET कोर क्या था, और .NET क्या है। और इसलिए अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम .NET 6 के ऊपर काम करने वाले हैं, जो कि कहाँ से आया, अब आपको सारी की सारी डिटेल पता है। तो बाकी इस कोर्स को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कौन कौन से लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, और किस किस को देखना चाहिए, और किस किस के काम का नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये बात मुझे बिल्कुल स्टार्ट में बता देनी चाहिए थी। अब मैं अगर बोलता हूँ कि फ़लाने फ़लाने बंदे या फिर इस ट्रैक के बंदों के काम का नहीं है, तो शायद उनका ये इतना सारा टाइम ज़ाया हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैं एंड पे इसी वजह से बताने जा रहा हूँ कि मैं ये चाहता था कि अगर आप कंप्यूटिंग के रेलेवेंट हैं तो एटलीस्ट ये नॉलेज आप ले लें। ये कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू, किसी वाइवा, किसी एग्ज़ाम में आपको लाजमी हेल्प करेगी। इसके बाद जो आगे बताने वाली बात है वो ये है कि मैं अब क्लियरली डिफाइन करने वाला हूँ कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है और किन लोगों को हेल्प करेगा। तो फिर वही लोग इसको देखें, वही इसको फॉलो करें, और जिन लोगों को ये सुन के डिसअपॉइंट हो जाएं वो कि नहीं इसमें हम तो इस लिस्ट में आते ही नहीं है, या शायद ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, तो उनको भी मैं एक ट्रैक बताता हूँ आगे कि हाँ जी, आप इस कोर्स की तरफ किस तरीके से आ सकते हैं, किस ट्रैक से आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है HTML और CSS जैसी चीज़ों की, और बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स की, और उसके बाद
किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे बल्कि उन लोगों के लिए जो कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोडक्टरी लेवल तक ही सही लेकिन जानते ज़रूर हैं। ये किन लोगों के लिए नहीं है? उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ये ही नहीं पता कि HTML CSS क्या होती है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, या फिर जिनको प्रोग्रामिंग में सी शार्प का बिल्कुल ज़रा सा भी कंसेप्ट नहीं है। ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी जगहों पे अज्यूम करके चल रहे होंगे कि आपको सी शार्प आती है, ठीक है? तो वो अज़म्पशन आपके लिए मसला खड़ा कर देगी अगर आपको सी शार्प ना आती हुई। तो इसलिए जिन लोगों को सी शार्प नहीं आती, HTML एंड CSS का कंसेप्ट नहीं है, तो वो इस कोर्स को फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो इस पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। अच्छा, बाकी इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, अगर वो फॉलो करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आप कोर्स तो शुरू हो चुका है, प्लेलिस्ट तो स्टार्ट हो चुकी है। आज अगर आप मेरे इस बताए हुए ट्रैक को फॉलो कर लेते हो, तो आप 2 से 3 हफ्ते के बाद इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, और उस वक्त तक हम बहुत आगे भी नहीं गए होंगे। अच्छा, वो क्या ट्रैक है? सबसे पहले आप W3 स्कूल और इस किस्म की डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाओ। सबसे पहले HTML सीखो। HTML अगर आप प्रॉपर्ली टाइम देते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे ख्याल में बेसिक लेवल पे आप 2 से 3 दिन में इसको क्लियर कर लोगे। CSS को देखो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत डेप्थ में जाओ। CSS की डेप्थ में जाओगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी एक दुनिया है पूरी की पूरी, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल पे इंप्लीमेंट करना सीख लो कि इनलाइन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कैसे करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद 1-2 ट्यूटोरियल यूट्यूब पे कोई अच्छे से ढूंढ के देख लो कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए किस तरीके से एक सिंपल सी रिस्पॉन्सिव सी साइट बन सकती है। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का भी आप गुरु बन के आओ, लेकिन एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि एक बेसिक HTML पेज बना सको, या फिर बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बेसिक सा पेज बना सको, और अपनी मर्जी से कहीं पे यूजिंग CSS आप चेंजिंग्स कर सको। W3 स्कूल इज़ द बेस्ट सोर्स। आप वहाँ से जाके लर्न कर सकते हो HTML एंड CSS। और बूटस्ट्रैप सीखने के लिए getbootstrap.com की उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। 8 दिन, 9 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपकी तीनों चीज़ें इंट्रोडक्टरी लेवल तक क्लियर हो सकती हैं। यूट्यूब ट्यूटोरियल भी आप अच्छे से ढूंढ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें क्लियर करने के बाद बात हो आ गई सी शार्प तक। तो सी शार्प कैसे करें? सिंपली मैं आपको बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो और कंसोल एप्लीकेशंस उसके ऊपर ओपन करो, और कोई सिंपल इंट्रोडक्टरी लेवल की प्लेलिस्ट जो कि सी शार्प सिखा रही हो, उसके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स देख लो, उसके ऊपर 1 हफ्ता लगा लो। डेली 1-1, 1.5 घंटा भी अगर आप दोगे तो आपको सी शार्प के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे आगे फिर मैं आपको संभाल लूँगा। इससे आगे मैंने आपको इस कोर्स के अंदर जो है आगे गाइड कर देना है, और इंशाल्लाह आप लोग इस कोर्स को, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके इस लेवल पे होंगे कि आपको .NET 6 में इतनी ग्रिप आ चुकी होगी कि आप अच्छी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन खुद बना सकें, अगर आप इस कोर्स के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट आधे घंटे का लेक्चर हो गया है। मैं इतनी वीडियोस लंबी कभी भी नहीं बनाता, लेकिन यह कि इंट्रोडक्टरी लेवल की चीज़ थी, कुछ चीज़ें आपको समझानी थी, कुछ डिस्कशन करनी थी, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सुकून से बैठ के प्रॉपर तरीके से की जाए। ओके, सो इस वीडियो को कमेंट करते हैं, और दोबारा मिलेंगे सी सीरीज़ की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर नोटिफिकेशन आते रहें। हम अननेसेसरी तौर पे वीडियोस इतनी डालते भी नहीं हैं जो आपको नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। रेलेवेंट वीडियोस होती हैं, और हम बड़े फोकस रहते हैं अपने काम के ऊपर और सीरीज़ के ऊपर, तो वही आपको नोटिफिकेशन आएंगे जो आपके लिए मैटर करते हैं। तो आप इजीली बगैर कुछ टेंशन के हमें सब्सक्राइब करके घंटी दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।